हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स को इसमें डाल भी दें तो फिर भी इसका 2/3 भाग खाली रहेगा। यहाँ तक कि हमें ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्टार्स भी मिले हैं जो जुपिटर से भी छोटे हैं और हम इसे चांद और वीनस के बाद रात में सबसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है, आज भी हमारा जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर को चक्कर लगा रहा है। और आज के इस एपिसोड में हम जुपिटर के अंदर की दुनिया को डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हम जुपिटर के डिस्कवरी की बात करें तो इसके बारे में बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमर को 7th सेंचुरी में ही पता चल गया था। यहाँ तक कि एंशिएंट चाइनीज लोग इसे सुई स्टार के नाम से जानते थे और 1610 तक आते आते गैलीलियो गैलीली ने इसे अपने होम में टेलीस्कोप से पहली बार देखा था, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी देखा था जो जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे थे। उस समय गैलीलियो को लगा कि ये शायद धरती के चंद्रमा की तरह जुपिटर के भी चंद्रमा है और इस तरह आयु, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज हुई। लेकिन कई हिस्टोरियंस का कहना है कि जुपिटर के मून्स की डिस्कवरी पहली बार गैलीलियो ने नहीं, बल्कि इन मून्स को पहली बार जर्मन एस्ट्रोनॉमर साइमन मॉरिस ने गैलीलियो गैलीली से भी 1 महीना पहले खोजा था। लेकिन साइमन के पास अपना कोई टेलीस्कोप नहीं था। वो रात में आसमान को ऑब्जर्व करने के लिए अपने पड़ोसी के टेलीस्कोप को यूज करते थे, जिसकी वजह से वो इन मून्स के बारे में समय पर नोट्स नहीं बना पाए और इसीलिए गैलीलियो गैलीली को इन चंद्रमाओं के खोज करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन हाल ही के कुछ समय में साइमन मॉरिस के कहने को सही माना गया है। पर जो भी हो, इन दोनों महान एस्ट्रोनॉमर्स की वजह से पूरी दुनिया को इन मून्स के बारे में पता चला। आज इसकी खोज के 400 साल बाद एस्ट्रोनॉमी में हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और आज नासा जैसी स्पेस एजेंसीज ने कई स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर को पढ़ाई करने के लिए भेज चुका है। तो चलिए अब हमें इन स्पेसक्राफ्ट के डिस्कवरी के बारे में भी जान लेना चाहिए और इस काम को करने के लिए हमें जुपिटर के पास जाना होगा। और ऐसा ही कुछ करने के लिए नासा ने साल 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर की ओर भेजा था। 6 साल तक स्पेस में ट्रैवल करने के बाद साल 1995 में ये जुपिटर के पास पहुंचा। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के 2 मेन पार्ट्स थे। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जिसे जुपिटर के अंदर फेंका जाना था, और दूसरा पार्ट था ऑर्बिटर, जो जुपिटर के बाहर से ऑर्बिट करने वाला था। जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब में बहुत सारे सेंसर्स और एंटीनास लगे थे, जिसके जरिए नासा जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी के बारे में जानने वाला था। और 7 दिसंबर 1995 में जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में फेंका गया। जुपिटर के शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण स्पेसक्राफ्ट तेजी से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में गिरने लगा और इसके कुछ समय बाद ही प्रोब में लगा पैराशूट खुला, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई। अब ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में समा चुका था और इसके एटमॉस्फेयर की सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहा था। जैसे जैसे ये जुपिटर में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे नासा के साइंटिस्टों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि इसके जरिए जुपिटर के सारे राज खुलने वाले थे। जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर के जैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ का ऊपरी वातावरण एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है और यहाँ के बादल देखने में काफी अजीब और खतरनाक है। जुपिटर के बादल धरती के बादलों की तरह एक ही सब्सटेंस से नहीं बने हैं, बल्कि वहाँ के बादल काफी अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर। यहाँ वाटर वेपर की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पानी की बरसात भी होती है। लेकिन ये सारा पानी कहाँ जाता है, ये हमें इसके और अंदर जाने के बाद पता चलने वाला था। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान काफी बढ़ जाता है और प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। लेकिन थोड़ी गहराई में जाने के बाद ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और फिर आता है साफ खाली आसमान। यहाँ लगातार बारिश होती है, जो वाकई काफी खास है। अगर हम जुपिटर के ऊपरी वातावरण को बाहर से देखेंगे तो हमें जुपिटर के लगातार चलने वाले तूफान को देख पाएंगे। असल में ये खतरनाक तूफान एमोनिया से बनी है, जो जुपिटर में हमें पैरेलल जोनल बैंड्स के रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसे तूफानी बादलों को जेट्स कहा जाता है, जो अलग अलग कलर में हमें दिखाई मिलती है। इनमें से गहरे रंग के तूफान को बेल्ट्स कहते हैं और हल्के रंग के तूफानों को जोन्स कहा जाता है। तो अब हम जुपिटर के बादलों के भी नीचे आ चुके हैं और इसके बाद हमें सिर्फ वाटर वेपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर के कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, जिससे बारिश के पानी की बूंदे नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती और ये
आसमान में ही गर्म होकर भाप के बादल बन जाते हैं। जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब अब जुपिटर के 156 किलोमीटर नीचे आ चुका है और इतने अंदर आने पर भी हमें कोई भी ठोस जगह नहीं मिली। यहाँ तक आने के बाद जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब से हमारा संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने के कुछ मिनट बाद ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से इस प्रोब के सारे पार्ट मेल्ट हो गए और इसी के साथ जुपिटर के अंदर के सारे रहस्यों से पर्दा नहीं खुल पाया। लेकिन नासा के नए जूनो मिशन से हम जुपिटर को और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको जूनो मिशन के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ ऐसा ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।